हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जो सिलेबस है आपका VLW का, तो उसमें जो है इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, उसमें लिखा है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही मैंने आज टॉपिक उठाया है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, जनवरी के 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो अभी जो है वो मैंने वहीं पे भी स्टॉप किया है, तो यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया अभी। तो उनके जो बाकी जो लेक्चर्स हैं वो मैं साथ साथ में अपलोड भी करती जाऊंगी, और उनका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी करंट अफेयर्स का, जिसमें 2021 जनवरी से लेकर 2022 मार्च तक जो है करंट अफेयर जो है वो सब में कवर करूंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, सबसे पहले जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं था कि ये सब आपको पता होगा कि ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने ही जो है ये फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे 8-10 बंदे आए और वो बैठे एक रूम में और फिर उन्हें अपने आइडियाज जो है निकाले, अच्छा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब बारोड हैं, मतलब बाकी कंट्रीज से निकाल के ऐड किए गए हैं। तो और ये ऐसा भी नहीं है कि BR अम्बेडकर ने कभी डिनाई किया है कि हमने बाहर से नहीं लाया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्राउडली कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो है जितनी भी कंट्रीज हैं जहां से हमने लाया, इकट्ठे करके हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम आते हैं इसके फीचर्स के। फीचर्स क्या है? देखो, इसके जो फीचर्स हैं वो लगभग 18 फीचर्स के मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इस लेक्चर में आपको सिर्फ 4 फीचर्स पढ़ाऊंगी और ये 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है इट इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज देखेंगे तो सबसे जो लेंथिएस्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये रिटन क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया रिटन में, एक हो गया अनरिटन। अगर हम रिटन की बात करेंगे तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है, और जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन में है। तो ये चीज जो है उन कंट्री से उठा के डाल दी गई है। तो अब ये लेंथिएस्ट क्यों है? इसके 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो वास्ट है, जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों के डिमांड, नीड जो है, लॉ जो है वो अलग अलग है, इसलिए इतने सारे प्रोविजंस बने। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन। नंबर 2 इज कि यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हर कुछ चीज डिटेल में है, फ्रॉम A to Z, फिर उसके पार्ट्स बिल्कुल डिटेल में जो है इलॉबरेट किया गया है ये। और 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उस टाइम पे इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वही जो अगर हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो अंग्रेज थे, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे ब्रिटिश, वो वीक पड़ गए थे, मतलब अब समझो वो जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो पावर्स हैं वो इंडियंस को देने लगे थे। तो उस टाइम पे जो इंडियंस को कहा गया था अच्छा आप ऐसा बनाओ, तो फिर वो जो बल्क में था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी में बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई है। तो आपको समझ में आया कि पहला फीचर है कि ये जो है ये लेंथिएस्ट है, रिटन में है। ओके, और एक चीज जो है इसमें जो है जैसे गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो चीजें बताई हैं, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी वो तक बताया, मतलब हर चीज जो है वो डिटेल में है, इलॉबरेट करके, इसलिए इसका इतना बड़ा साइज है। ओके, नंबर 2 इट्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग सोर्सेज से जो है ड्रॉ किया गया है। देखो, इसमें जो है मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो ये है 1935 गवर्नमेंट एक्ट, एंड जो इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है वो है, इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं। क्या आते हैं इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आते हैं। तो ये फंडामेंटल जो राइट्स है ये कहाँ से लाया गया है, इंक्लूड किया है? ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है।
तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ये बोरो की गई है ना चीजें, कि ये कहाँ से बोरो किया है, ये कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किया है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि किस कंट्री से लाया गया, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, जितनी भी चीजें हैं, प्रोविजन है, वो सब पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक ठीक है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब होता है सख्त, बिल्कुल टफ। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इजी, ठीक है, नॉर्मल। इसका मतलब क्या, ब्लेंड क्या हुआ, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा रिजिड है या फिर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ब्लेंड है इसका, इसमें दोनों चीजें ही मिक्स हुई हैं। देखो, रिजिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा रिजिड है, मतलब कि वहां पे अगर आपको कोई लॉ को अमेंड करना है, चेंज करना है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना, एक प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना है, फिर जाके जो है चीजें अमेंड होंगी, चेंज होगी, मतलब 3/4 आपको वोटिंग होगी, बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो इसको कहते हैं रिजिडिटी। वहीं पे अगर आप ब्रिटिश में देखोगे वहां पे जो है उतना रिजिडिटी नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों है, कुछ लॉज के लिए जो है काफी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कॉम्प्लिकेटेड, एंड कुछ के लिए जो है सिंपल रूल्स होते हैं। तो इसका यही मतलब है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यही मतलब है। तो ये भी आपको देखना है कि रिजिडिटी जो है इन्होंने फॉलो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद हो गया फोर्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरीज, ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, देखो फेडरल सिस्टम होता ये है कि एक कंट्री है, उसमें आपने डिवीजन ऑफ पावर की है। डिवीजन ऑफ पावर का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, फैमिली में एक हेड है, उसने जो है कुछ पावर्स अपने 4 बेटों में बांट के रखे हैं, आपको चारों के मतलब पावर्स बांट के, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, मतलब आपने पावर बांटे हैं बाकियों को भी, ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने तक रखे हैं। स्टेट, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जम्मू कश्मीर या बाकी दिल्ली वगैरह, मुंबई, उन सबको जो है अपने अपने पावर्स दिए गए हैं, तो इसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ओके, फेडरल सिस्टम के बारे में आर्टिकल 1 जो है वो बताता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये भी आपको याद रखना कि आर्टिकल 1 क्या बताता है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट्स का यूनियन। मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने फेडरल सिस्टम बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट हुई, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि स्प्रिट बाय स्प्रिट आपको यूनाइट रहना है। फॉर्म है, जो आपका फॉर्म है वो तो फेडरल है, लेकिन जो स्प्रिट है बाय स्प्रिट आपको यूनियन में रहना है, तो उसे, तो यही मतलब है उसका। तो इसलिए केसी वेयर जो है इसने क्या बताया, इसने बताया जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्वाजी फेडरल, ठीक है। ये नहीं कि कंप्लीटली फेडरल है, क्वाजी फेडरल, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पावर्स आपने स्टेट्स में दे के रखे, क्योंकि बहुत सारे पावर्स ऐसे हैं जो सेंटर से ऑपरेट होते हैं, वो लागू होते हैं पूरे स्टेट्स में, ठीक है। तो ये चीज भी आती है, तो इस टाइम पे फेडरल सिस्टम नहीं बनता है, उस टाइम सेंटर का ही चलता है। तो क्वाजी मीन्स की ज्यादा नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वाजी फेडरल किसने कहा था, केसी वेयर ने। ठीक, यहाँ तक हो गया। देखो एक तो हो गया ना कि एक हो गया थ्योरेटिकल पार्ट की आपको समझाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूसरा हो गया कि इसमें से वो चुनना, वो ऑब्जेक्टिव चुनना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैं लगभग आपको 20-30 जो है ऑब्जेक्टिव वो मैं फ्रेम करके दूंगी। एंड जो, क्योंकि थ्योरेटिकल समझना एक चीज हो और फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव निकालना, किसने क्या कहा था, किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, कौन सा लॉ क्या कहता है, तो वो चीजें जो है वो मैं फ्रेम करूंगी। लगभग 20-30 जो ऑब्जेक्टिव वो मैं बनाऊंगी। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।